हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। अपना ओसी का 4th चैप्टर चालू कर दिया था। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ा दिया है। सर कितने पार्ट? 4 पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज मेरा 5th पार्ट होगा जो है मेरा इंश्योरेंस। देखो मैंने तुम लोग को डे 1 पे ही बोला था कि अप्रोक्सीमेटली जब भी मैं चैप्टर चालू करने वाला था तभी मैंने बोल दिया था आप लोग को कि मैक्सिमम मेरे मिनिमम 8 से 10 पार्ट तो बनेंगे। मेरे को लग रहा है 8 से 10 ने 15 पार्ट भी बन सकते हैं 4 चैप्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत स्लोली जा रहा हूं और एक एक कंसेप्ट को मैं क्लियर करवा रहा हूं यहाँ पे। यस, ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने बैंकिंग के रिलेटेड सर्विसेज पढ़ लिया था। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन था उसके अंदर, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। मैंने तुम लोग को बोला था कि इसके अंदर आपके चैप्टर्स के अंदर 5 टाइप की क्या लिया सर्विसेज कवर किए हैं। एक तो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसमें मैंने तुम लोग को बोल दिया था कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इज सो नॉट सो रिलेवेंट, बट बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और इंश्योरेंस तो इंपॉर्टेंस है ही। मतलब हर एक में से 3 में से भी अगर एक एक क्वेश्चन भी पूछा तो 5 मार्क्स 15 मार्क्स बेयर मिनिमम बेसिक वेटेज है किसका? 4th चैप्टर्स का, 4th चैप्टर्स का। चलो शुरू करते हैं आज अपना इंश्योरेंस। देखो व्हाट यू मीन बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नथिंग बट कोई भी लाइफ हो या तो फिर कोई भी गुड्स हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन कुछ लेते हैं, मतलब इंश्योरेंस के फॉर्म में लेते हैं। इज नथिंग बट या क्या करते हैं उसको इंश्योरेंस बोलते हैं। अपन मीनिंग देखते हैं इसके अंदर क्या है इंश्योरेंस का। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इंश्योरेंस आज। यस, मीनिंग देखते हैं। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस। अगर मुझे इन फ्यूचर में मेरे को लग रहा है कि मुझे फाइनेंशियल लॉस से बचना है तो बड़ी बड़ी कंपनी है क्या छोटी छोटी कंपनी है अभी क्या कराती है, अपने गुड्स को क्या कराते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। नो डाउट इंश्योरेंस एक तो जेनेरिक वर्ड है, अपने अपनी लाइफ को भी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। वो भी ये चैप्टर्स के अंदर कवर्ड है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। इट इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरली used to hedge against the risks of the contingent और uncertain loss। Of course मुझे मालूम नहीं है इसलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंश्योरेंस कर रहा हूँ। अगर मुझे मालूम ही रहता कि मेरे को इतना लॉस होने वाला है इन फ्यूचर में तो मैं वो लॉस होने ही नहीं देता था। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए उसको क्या कौन सा लॉस बोलते हैं? कंटिंजेंट और अनसर्टन लॉस। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। देखो यहाँ पे तुम लोग को बेसिक मतलब समझा देता है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंश्योरर एंड इंश्योर। इंश्योरर मतलब वो कंपनी जो इंश्योरेंस दे रही है उसको बोलेंगे इंश्योरर, और जो बंदा या तो जो कंपनी इंश्योरेंस ले रही है उसको बोलेंगे इंश्योर्ड। यस, वेयर बाय द इंश्योर्ड एग्री टू कंपेंसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस। The insured has to pay the certain fixed sum of money on a timely basis is called as a basis to the insurer। of course हमेशा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योरर एग्री करेगा कि भाई तेरे को जो भी लॉस होगा इन फ्यूचर में मैं तेरे को क्या करेगा, कंपेंसेट करके दूंगा, बट उसके रिटर्न में तेरे को हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या भरना है, प्रीमियम भरना है। देखो थोड़ा बेसिक टर्म है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस, अपन देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। पहला है इंश्योर्ड। मैंने तुम लोगों को बोला इंश्योर्ड मतलब नथिंग बट जो पर्सन लेता है, क्या लेता है, टेकिंग अ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसको बोलते हैं इंश्योर्ड। देखते हैं, द पर्सन हु इज अ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द सर्टन लॉसेस इंश्योर्ड इज नोन एज अ अश्योर्ड इन द केस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ही इज अ पॉलिसी होल्डर। सेकेंड है इंश्योरर। इंश्योरर इज नथिंग बट कंपनी जो इंश्योरेंस देती है वो कंपनी को क्या बोलूंगा, इंश्योरर। The firm or a person who agree to compensate the insured against the loss for a consideration. Insurer is known as a assurer in the case of the life insurance contract because he is bound to get the sum assured on the maturity of the policy, or the nominee will get the sum assured on the death of the policy holder। अगर लाइफ इंश्योरेंस निकाला है तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस निकाला था, उसको उसके मिस्टर एक्स से मरने के बाद जो भी इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा, उसके नॉमिनी या तो लीगल हेयर को मिलेगा। ठीक है। प्रीमियम, मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि मफत में तो कोई ऐसा पॉलिसी देता नहीं है, कोई पैसा देता नहीं है। आपको हर महीने पहले क्या क्या करना है, सम अमाउंट हर महीने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में क्या करना है, प्रीमियम भरना है। किसको भरना है, इंश्योर्ड को। किसको भरना है, इंश्योर्ड को भरना है। The consideration for which the insurer agree to insure the insured, it is a paid by the insured to the insurer। कौन पे करेगा, इंश्योर्ड पे करेगा किसको, इंश्योरर को। इंश्योर्ड पे करेगा किसको, इंश्योरर को। What is a policy hold? Policy, the statement of contract between the insured and insurer. It contains the term and condition of the insurance
कॉन्ट्रैक्ट। क्लेम इज नथिंग बट अगर सपोज कि सर्टन पीरियड ओवर हो गया या तो फिर सर्टन पीरियड के लिए लिया था, 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए लिया था इंश्योरेंस, या तो फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है, डेथ तक लिया था, तो वो जब भी इवेंट आ जाता है उसके बाद क्या कर सकते हो आप, क्लेम कर सकते हो इंश्योरर से कि भाई हम लोग को हमला का पैसा क्या दो, रिटर्न दो। इट इज अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर, मतलब जो इंश्योरेंस करवाता है इंश्योर डिमांड करेगा टू द किसको, कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को, टू कंपेंसेट फॉर द लॉस अकर ड्यू टू द मिसहैप। अगर कोई लॉस हो जाता है, अगर सपोज के फॉर एग्जांपल फायर इंश्योरेंस मैंने लिया है, अगर आग लग गए तो इंश्योरर कंपनी को, इंश्योर को देना पड़ेगा, सम अमाउंट देना पड़ेगा, इज नथिंग बट क्लेम बोलते हैं उसको। यस, नेक्स्ट है प्रपोजल। इट इज अ रिटन रिक्वेस्ट बाय द इंश्योर टू द इंश्योरेंस कंपनी टू इश्यू एन इंश्योरेंस पॉलिसी। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट और एंटिटी दैट इज लाइफ हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, कार्गो और शिप, नथिंग बट इसको मरीन इंश्योरेंस भी बोलते हैं, विच इज द इंश्योर्ड अगेंस्ट विच द पॉलिसी इज टेकन। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार पूछा है इन लोग ने, जो है अपना प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। क्या प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के, 5 या 6 दिया है इन लोग ने। कभी कभी इन लोग ने शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया है एक पैराग्राफ, या तो फिर पूछ लिया रहेगा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, 5 मार्क के लिए पूछा है। तो सर 5 मार्क के लिए कितना लिखना है, देखो हर एक प्रिंसिपल के अंदर आई थिंक जो 4 या 5 प्रिंसिपल है उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी दिए, तो उन लोग उम्मीद कर रहे हैं एग्जामिनर कि आप एग्जाम्पल भी क्या करो, लिख के आओ। देखो आराम से बढ़ेंगे 1 बाय 1 क्या क्या प्रिंसिपल है इंश्योरेंस के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि लास्ट 5 से 6 साल के अंदर ये 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इंश्योरेंस, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, या तो पूछ लेंगे डायरेक्ट कि भाई कोई भी एक या तो 2, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ या तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, ऐसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाएगा शॉर्ट नोट के फॉर्म में। चलो शुरू करते हैं फटाफट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, पहला ही है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब सर क्या होता है, दोनों को एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योर्ड को जो पॉलिसी ले रहा है। यस, In all type of insurance contract, both the party must have a utmost good faith. दोनों पार्टी को, both the party को क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए towards the each other, दोनों पे एक दूसरे पे क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो insurer and insured must disclose all the material fact clearly, completely and correctly। जब भी insurer या तो जब भी दोनों कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, मतलब पर्सन और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को दोनों को फैक्ट बता देना है, करेक्ट इंफॉर्मेशन बताना है, पीछे से कुछ सस्पेंस ना मालूम गिरे, या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अपन को इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं और बाद में मालूम गिरता है कि कंपनी बोलती है कि ये तो कवर्ड ही नहीं है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। तो आपको ऐसा कोई सस्पेंस नहीं रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को पूरी इंफॉर्मेशन क्या बताना है, क्लियरली बतानी है, वो भी करेक्टली इंफॉर्मेशन बतानी है। The insured must provide a complete, clear and correct information of the subject matter of the insurance to the insurer. Similarly, the insurer must provide the relevant information regarding the term and conditions of the contract. Failure to provide a complete and correct and clear information may lead to the non-settlement of the claim. यहाँ पे एक examples दिया है कि Mr. Santanu has not provided information regarding his heart surgery at the time of taking policy. After his death, insurance company come to the know about this fact as Mr. Santanu has not provided correct and complete information at a time of taking the policy. Insurance company can refuse to give compensation to his family member. Of course, किधर क्या हुआ कि भाई मिस्टर शांतानु था, उसने अपनी जो हार्ट सर्जरी हुई थी एट ए टाइम ऑफ टेकिंग अ पॉलिसी, उसने वो चीज बताई नहीं थी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन क्या कर सकती है, मना कर सकती है कि मैं तेरे को इंश्योरेंस का क्लेम दे सकता नहीं हूं, या तो उसको बोलेगा या तो उसके डेथ के बाद उसके मेंबर्स को या तो फैमिली मेंबर्स को बोल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना चाहिए। भरोसा का मतलब ट्रस्ट, और ट्रस्ट मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन है इंश्योरेंस कंपनी को और इंश्योर पर्सन को, जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है, दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करना है, इंफॉर्मेशन करेक्ट और कंप्लीट शेयर करना है। सेकंड बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। व्हाट यू मीन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, फाइनेंशियल लॉस को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यस, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होना ही चाहिए इन टर्म ऑफ द फाइनेंस।
इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स सम ऑफ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर. द इंश्योर्ड मस्ट हैव the insured must have insurable interest in subject matter of the insurance. Insurable interest is applicable to all the insurance contract. It is said to have insurable interest in a subject matter when the existing of that subject matter put the insured in a financial benefit, whereas non-existing of the subject matter put him into the financial loss. Of course वो इंश्योरेंस ले रहा है तो मेन ऑब्जेक्ट तो उसका यही है ना कि भाई उसको कहा ना कहा उसको फाइनेंशियल लॉस कैसे कम हो, इसलिए तो क्या कराता है, इंश्योरेंस लेता है तो कुछ ना कुछ इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है. यहाँ पे एग्जांपल्स दिया पढ़ लेता हूं मैं. A person has insurable interest on his own life or property, or a businessman has an insurable interest in the goods he deal and in the property of the business. In life insurance, the insurable interest refers to the life insured, and insurable interest must exist at a time of taking the life insurance policy. जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तभी वो बंदा जिंदा होना जरूरी है, इसका मतलब ये होता है. यस चलो थर्ड बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. व्हाट यू मीन बाय इंडेमनिटी? इंडेमनिटी इज नथिंग बट बाय गारंटी बोल सकते हो आप. इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, गारंटी. ठीक है, इंडेमनिटी मीन्स द गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन इन विच ही वाज इमीडिएटली प्रायर टू द हैपनिंग ऑफ द अनसर्टेन इवेंट. ये मतलब ये सर क्या बोला, लाइन नहीं समझ में आया, इजीली समझ रहा तो हिंदी में कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, उसने इंश्योरेंस लिया था. अगर इंश्योरेंस लिया है यस, और इंश्योरेंस क्या कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी अश्योरेंस देती है कि हाँ भाई अगर तेरे को कोई भी लॉस हो रहा है हम लोग तेरे को क्या करके देंगे, क्लेम करके देंगे. मतलब उसको वही पोजीशन पे वापस पे लेके आना है जहां पे उसको लॉस हुआ था. मतलब फॉर एग्जांपल 1 लाख का लॉस हुआ था, उससे पहले उसकी पोजीशन क्या थी, 1 लाख की थी, तो उसको वापस वो पोजीशन पे लेके आना है. इसका मतलब ये होता है कि मतलब उसको यही समझना है कि उसको कुछ लॉस हुआ नहीं है, इसलिए तो अपन इंश्योरेंस लेते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? यस. दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू द फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस. It is not applicable to the life insurance as a loss of life can be never be measured in a monetary term. Of course, अपन अपनी लाइफ को कभी भी पैसे में काउंट कर सकते नहीं है. सबको अपनी अपनी लाइफ क्या है, प्यारी है, और उसको कोई मॉनेटरी टर्म में गारंटी नहीं दे सकता तेरी लाइफ की वैल्यू 1 करोड़ है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है. गेटिंग माय पॉइंट? इन केस ऑफ द डेथ of a insured, the actual sum assured is applicable to the nominee of the insured. Under this principle, insurer agree to compensate the insured for a actual loss suffered. Of course, यहाँ पे गारंटी कौन देगा, इंश्योर कंपनी, कि भाई हाँ अगर तेरे को लॉस हो रहा है कोई भी फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल जो भी है, हम लोग तेरे को वही पोजीशन पे लेके आएंगे जैसे समझेंगे कि तेरा लॉस हुआ ही नहीं है. इज नथिंग बट गारंटी, इंडेमनिटी ऑफ गारंटी, प्रिंसिपल ऑफ गारंटी भी बोलते हो. अंडर दिस प्रिंसिपल, सॉरी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर ₹2 lakhs एंड इफ लॉस बाय फायर ₹1 lakh, then the insured can claim compensate of ₹1 lakh only. यस, जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, कोई ज्यादा नहीं मिलेगा, लड्डू नहीं मिलेगा यहाँ पे. यस चलो फोर्थ है प्रिंसिपल अपना, प्रिंसिपल ऑफ subrogation. So what do you mean by principle of subrogation? Subrogation is nothing but, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी ने तेरे को क्लेम दे दिया तो मतलब ये समझने का क्योंकि वो प्रॉपर्टी अभी किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की भाई, क्योंकि उसके बदले में तेरे को इंश्योरेंस कंपनी क्या दे दिया, पैसा दे दिया, अभी तेरा कोई राइट्स नहीं है वो गुड्स पे. फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का गोडाउन था, उधर आग लग गई थी, फायर इंश्योरेंस करवाया था भाई ने, तो फायर इंश्योरेंस के बाद उसके गुड्स जल गए थे, आधे बचे थे आधे जल गए थे, तो इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा उसका जो भी था गुड्स जितना भी गोडाउन के अंदर थे सबका उसका क्या कर दिया, कंपेंसेशन दे दिया, क्लेम दे दिया. बाद में कल उठ के मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकता है मुझे कंपेंसेशन भी दो, क्लेम भी दो और प्लस मेरे गुड्स भी दो. नहीं भाई, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने तेरा पूरा क्लेम दे दिया है मतलब वो राइट्स ओनरशिप किसके हाथ में ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी. वही चीज बोल रही है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. देखो पढ़ते हैं अपन. This principle is applicable to all the contract of indemnity. As per this principle, after the insured, मतलब पर्सन की बात कर रहा है, मिस्टर एक्स की बात कर रहा है, is compensated for a loss due to the damage of the property insured. Then the right of ownership of such property passes to the insurance company. मतलब एक बार तेरे को क्लेम दे दिया मतलब वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, वो ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को.
This principle is applicable only when the damaged property has any value after the event causing of the damage. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पढ़ते देखो, आप देख रहे हो फोर्थ अपन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, फोर्थ तो चारों चार में, तो अब तक तो प्रिंसिपल के बाद उसका एक एग्जांपल्स पे आया है। अगर आपको एग्जाम में आंसर आ रहा है तो आपको एग्जांपल पे भी लिख के आना है, जरूरी नहीं कि ये एग्जांपल, आप दूसरे एग्जांपल भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ओन्स अ टू व्हीलर, the vehicle was stolen and subsequently Mr. A filed a complaint in a local police station. Upon receiving the report from the police, the insurance company compensated fully Mr. A for a loss of the vehicle. Later on, stolen vehicle was recovered by the police. In this situation, the owner of the vehicle does not have any claim over the vehicle as he has already subrogated, that is transferred the ownership right of the vehicle to the insurance. The insurer get every right to sell or to scrap the said vehicle. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि भाई मिस्टर ए की एक टू व्हीलर थी, वो घूम गई थी, चोरी हो गई थी, वॉट एवर रीजन, उसे कंप्लेंट फाइल किया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसका पूरा कंपेंसेशन भी दे दिया। बाद में पुलिस वाला ने उसका जो भी व्हीकल घूम गया था या तो चोरी हो गया था उसको ढूंढ निकाला। बाद में मिस्टर ये नहीं बोल सकता कि अभी इसमें मेरा राइट्स है। गेटिंग माय पॉइंट, उसका बाय डिफॉल्ट राइट किसका होगा? इंश्योरेंस कंपनी का। वो इंश्योरेंस कंपनी रखे बेचे जो करना है वो करे, वो इंश्योरेंस कंपनी का लुकआउट है, मिस्टर ए का कोई लुकआउट नहीं है। मिस्टर ए कोई राइट्स लेगा नहीं वो टू व्हीलर पे। गेटिंग माय पॉइंट, उसका नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, मतलब ये मान लेते हैं कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने तेरे को उसका क्लेम दे दिया, मतलब वो प्रॉपर्टी या तो वो गुड्स पे किसका राइट्स है? अभी ओनर इंश्योरेंस कंपनी का। आई होप तुम लोग को समझ रहा है। अभी भी कोई भी डाउट हो आपको प्लीज कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर ये ए वाला प्रिंसिपल नहीं समझा, क्योंकि ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, क्योंकि बेयर मिनिमम अगर 5 मार्क का भी एक शॉर्ट नोट आ गया तो 5 मार्क का आ सकता है। यस, तो आपको लिख के आना है। चलो नेक्स्ट है, और बहुत इजी भी है, ऐसा भी नहीं कि भाई नाम में मालूम गिर जाए कि व्हाट यू मीन बाय दिस प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है। जैसे कि फॉर एटमोस्ट गुड फेथ पढ़ा, दोनों पे एक दूसरे का भरोसा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब मैंने तुम लोगों को बोला गारंटी, तो उसके प्रिंसिपल में ही उसका मीनिंग छुपा है, वही तो आपको लिख के आना है और एग्जाम्पल लिख के आना है। गेटिंग माय पॉइंट? सॉरी। नेक्स्ट आता है अपना प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। अभी व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन? कॉन्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट, अगर तुम लोग ने मतलब मिस्टर एक्स ने 3 जगह से या तो 4 जगह से पॉलिसी निकाला है, तो उसको चारों जगह से इंश्योरेंस नहीं मिलेगा भाई, उसको या तो एक ही बंदे से मिलेगा या तो चारों इंश्योरेंस कंपनी हाफ ऑफ क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन करेंगे जितना उसका एक्चुअल लॉस हो रहा है। यहां पे वर्ड पकड़ना, एक्चुअल लॉस। फॉर एग्जांपल 5 इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर एक्स ने क्या लिया? इंश्योरेंस करवाया। फॉर एग्जांपल उसको लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, तो कोई एक इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख रुपया देगी या तो 5-20 हजार देगी किसको? मिस्टर एक्स को। समझ में आया? तो जितना एक्चुअल लॉस है, कान खोल के सुन लो, जितना एक्चुअल लॉस है उतना ही मिलेगा, उसके ऊपर कुछ भी मिलेगा नहीं मिस्टर एक्स को। ठीक है, इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। This principle is applicable to all the contract of indemnity where the insured has to take out more than one policy for a same risk or subject matter. Under this principle, the insured, मतलब वो मिस्टर एक्स की बात कर रहा है, can claim the compensation only to the extent of the actual loss either from the one insurance company or all the insurer. If the one insurance pay full compensation, then that insurance can claim the proportion amount from the other insurer from whom the insurer has taken पॉलिसी। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया है, जो मैंने हिंदी में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में लिखा था। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, मिस सयाली इंश्योरेंस है हर प्रॉपर्टी फॉर ₹2,50,000 विद 2 इंश्योरेंस कंपनी के साथ 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी, 2 इंश्योरेंस करवाई थी विद द टी इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1 लाख, मतलब 2/5 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, एंड आर इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹1,50,000, मतलब 2.5 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख टी से करवाया, 1.5 लाख आर से करवाया, मतलब 3/4 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। इफ मिस सियाली प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉय एंड द लॉस इज वर्थ ₹1,20,000, then both the insurance company will contribute towards the actual loss, that is उसको 1,20,000 से ज्यादा तो मिलेगा नहीं,
बट कंपनी उसके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी, जितना उसने इंश्योरेंस करवाया था 2/5 और 3/4 के हिसाब से डिवाइड कर लेगी। तो टी के भाग में आएगा 48,000 और आर कंपनी के भाग में आएगा 72,000। यस, प्रोपोर्शनली इन लोग ने क्या कर दिया, 2:3 में रेशियो में क्या कर दिया, लॉस को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, चलो, इज नथिंग बट पॉलिसी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। सर अभी ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ए भाई, जब भी आग लग रही है ना अपने गोडाउन में, तो आपको देखना नहीं है कि वाह कैसे मस्त आग लग रही है, आपको ट्राई करना है। आपको मतलब जो इंश्योर पर्सन है मिस्टर एक्स, उसको ट्राई करना है कि वो लॉस को मैं कैसे कम करूं, या तो पानी डाल के, या तो फिर वॉट एवर द रीजन से, या तो जो भी आग लगी है तो ट्राई करेगा कि जो उससे 100% ट्राई करेगा कि वो लॉस को मैं क्या करूं, मिटिगेट करूं। मिटिगेट का मतलब यहां पे होता है रिड्यूस करूं वो लॉस को। तो हमेशा ट्राई करते रहना है, मिस्टर एक्स हो या तो कोई भी इंश्योर पर्सन हो, उसको लॉस होने नहीं देना है। कभी कभी अपना मेंटेलिटी इन ह्यूमन बीइंग की ऐसी होती है, अरे तेल लगाना चाहिए ना, अपना तो इंश्योरेंस करवाया है, अपन को इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। नहीं, ये चीज नहीं करनी है। आपको ट्राई करना है पहले जितना हो सके वो इंश्योरेंस, वो लॉस क्या हो सके, मिटिगेट कर सके अपन। यस, नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। इंश्योर्ड मतलब मिस्टर एक्स जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द अनसर्टन इवेंट। The insured must take all the possible measures and necessary step to control and reduce the loss. उसको every steps लेने हैं, every measure लेने हैं कि भाई कैसे लॉस को मैं रिड्यूस करूं। देखते नहीं रहना है कि छोड़ो अपने को क्या लेना देना, अपने को तो भाई इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, वो मेंटालिटी रखनी नहीं है। Hence, it is a responsibility of the insured to protect the property and avoid the loss. For example, a house of Mr. Jayant is on a fire due to the a house of the Mr. Jayant is on a fire due to the electronic short circuit. In this case, Mr. Jayant cannot remain passive and must try to his best to save his house from the fire. Mr. Jayant must be active and cannot watch his house burn just because of house is insured. यार आपको ध्यान में रखना है कि भाई अगर आग लग रही, अपन तो वही बोलते हैं कि आग लग रही है छोड़ो अपन को इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, तो ये करना नहीं है। चलो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। अभी सर ये क्या है भाई? अगर सपोज कि अपन ने फायर इंश्योरेंस से क्या करवाया था, फायर इंश्योरेंस का क्या कहता था, इंश्योरेंस लिया था, बट अदर रीजन, रेन हो गया, फ्लड आ गया, उसके कारण शॉर्ट सर्किट लगी थी, उसके कारण फायर लगा, आग लगी थी, तो इधर रीजन बहुत है, कोजिस मतलब रीजन मतलब कारण बहुत है, क्या गुड्स लॉस होने का। तो कोई भी अप्रोक्सीमेटली कारण करके मतलब रीजन से कंपनी क्या देगी, एक फाइंड आउट करेगी, बाद में सॉल्यूशन निकालेगी और आपको क्या देगी अप्रोक्सीमेटली। अगर सपोज कि अगर ये रीजन नहीं होता तो अप्रोक्सीमेटली कितना लॉस होता, उसके बेस पे आपको क्या कर देगी, कंपेंसेट कर देगी। वो प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। देखो तुम लोग को मीनिंग पढ़ाता हूं, देखो क्या लिखा है इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा मींस व्हेन द लॉस इज कॉज्ड बाय मोर देन वन कॉजेज, मतलब फायर हो गया, फ्लड हो गया, बहुत ज्यादा रेन हो गया, तो ये सब रीजन से, मोर देन वन रीजन से कारण आग लग रही है, देन proximate cause of loss should be taken into consideration to decide the liability of the insurer. The property is insured against the some cause and not against the all cause. Of course, certain cause ही certain reason से ही रीजन ही कंसिडर करेगी, कौन इंश्योरेंस कंपनी सब रीजन कंसिडर करेगी नहीं। In such a case, the proximate cause of loss is to be found. If the proximate cause is the one which is insured against, the insurance company is bound to pay the compensation and vice versa. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, a house was insured against the risk of theft, मतलब चोरी ना हो जाए, अगर चोरी हो गई तो उसके लिए इंश्योरेंस करवाया था। There was the theft in the house and before leaving the house was set on a fire by thieves. Now there are two causes of loss, theft and fire. दो reasons हो गए, चोरी भी हुई है और आग भी लगी है, and the nearest cause of loss was fire, क्योंकि उस fire as the loss was insured against the theft and not by fire. Of course ये रिस्क किसके लिए लिया था, इन लोग ने थेफ्ट के लिए लिया था, फायर के लिए नहीं लिया था। तो आपको खाली थेफ्ट का मिलेगा, फायर का नहीं मिलेगा। यस,
the insured will not get any compensation from the insurance company for the loss by the fire, but he will get the compensation for the property loss by the theft. अगर सपोज कि 2-3 रीजन है, बट जो नियरेस्ट रीजन रहेगा जो इसके लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई थी वो ही कंसीडर करेंगे, सब कोजेस कंसीडर करेंगे नहीं. तो ये क्या हो जाएगा अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से. और मैं तुम लोगों को बोल देता हूं कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज द इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, या तो पूछ लेगा कोई भी 2 प्रिंसिपल शॉर्ट नोट के अंदर. तो आपको याद रखने हैं, ठीक है. देखो 1 बाय 1 वापस से रिपीट करते हैं अपन. पहला क्या, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए. सेकंड पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. थर्ड पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. फोर्थ पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन. फिफ्थ पढ़ा अपन ने प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. सिक्स पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. और लास्ट पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रॉक्सिमा. तो यहाँ पे ये पार्ट में यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूं 5th पार्ट. नेक्स्ट पार्ट आएगा तभी अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है फायर, मरीन और लाइफ. ठीक है, उसके भी फीचर्स और दिए है, वो टाइप्स ऑफ सब दिए है. तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा. बट ये लेक्चर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका प्रिंसिपल ऑफ द इंश्योरेंस. तो प्लीज अपडेट रहिए, हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें. और जो जिन्होंने अब तक उसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करिए. थैंक यू सो मच.